हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसपे अपन ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी की थी, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है, जो कि है कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ठीक है, मल्टीपल एलील। और ये सब करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इससे पहले एक बुक में और टॉपिक है टेस्ट क्रॉस, लेकिन जब अपन इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर या डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो उसके बाद में मैं आपको वो टॉपिक कराऊंगा। तो कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इन सारे टॉपिक को समझने से पहले अपन एक चीज समझते हैं कि ये कोई एलील जो है वो डोमिनेंट या रिसेसिव क्यों होती है। बेसिकली अपन ये समझेंगे कि कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। तो देखो, हर जो जीन होती है उसके पास एक इंफॉर्मेशन होती है जिससे वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को क्या कर पाती है, एक्सप्रेस कर पाती है। इसको अपन समझते हैं। देखो, जीन जो होती है वो बेसिकली डीएनए का एक सेगमेंट होता है। जब आप चैप्टर नंबर 6 करेंगे तो आप देखेंगे कि वो डीएनए से पहले आरएनए बनाती है और फिर आरएनए से एक प्रोटीन बनाएगी, और वो प्रोटीन जो होगी वो एक तरह का एंजाइम होगा, और ये एंजाइम किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को किसी प्रोडक्ट में क्या करती है, कन्वर्ट करती है, और ये प्रोडक्ट की वजह से वो पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, और इस तरीके से काम होता है। अब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कितने एलील होते हैं? 2 एलील होंगे, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के पास 2 क्रोमोसोम आते हैं, एक पेरेंट की तरफ से और एक मैटरनल साइड की तरफ से, मतलब एक फादर की साइड से और एक मैटरनल साइड की तरफ से आता है। तो जो हर क्रोमोसोम है उसकी 2-2 कॉपी है। इसका मतलब उसके पास हर पर्टिकुलर ट्रेट के लिए या हर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए 2 एलील होंगे, ठीक है। अब ये दोनों एलील सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब देखो, ये एलील्स जो होते हैं वो किसी भी पॉपुलेशन के स्टार्ट में एक ही तरह का था। हालांकि 2 थे लेकिन थे एक ही तरह के, और वो स्टार्ट में जो एलील था उसे कहेंगे अनमॉडिफाइड एलील, वाइल्ड एलील या फिर ओरिजिनल टाइप एलील। अच्छे से सुनना, पूरा समझ में आएगा। एलील विच इज प्रेजेंट इन नेचर फ्रॉम स्टार्टिंग, उसे अपन क्या कहते हैं, अनमॉडिफाइड, वाइल्ड या ओरिजिनल टाइप एलील कहते हैं। अब ये एलील जो होता है ये एक्सप्रेस होता है, क्योंकि नेचर में स्टार्ट में था तो ये एक्सप्रेस होगा, एक पर्टिकुलर टाइप का फिनोटाइप या ट्रेट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और ये करने के लिए वो एक नॉर्मल एंजाइम भी बनाएगा। मतलब जीन से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और उससे एक पर्टिकुलर एंजाइम बनाएगा जो कि कुछ काम करेगा और वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और एक पर्टिकुलर ट्रेट या फिनोटाइप एक्सप्रेस करेगा। लेकिन टाइम के साथ में इस जो एलील जो था इसमें म्यूटेशन से एक मॉडिफाइड एलील बना, तो एक और तरह का एलील बन गया जो कि कौन सा है, मॉडिफाइड एलील, और इट इज फॉर्म बाय म्यूटेशन। अब ये जो नया एलील बना है इसमें कुछ चेंजेज हो गए, पुराने एलील से कुछ चेंजेज होकर कुछ नया एलील बन गया। अब ये एलील जो है ये क्या कर सकता है, 3 केस हैं इसके सामने। या तो जो पहले से जो काम हो रहा था या जो एंजाइम बन रहा था वैसा का वैसा एंजाइम बनाए, या उससे थोड़ा कम एफिशिएंट एंजाइम बनाए। अगर ऐसा करता है तो वो नॉर्मल फिनोटाइप जो पहले प्रोड्यूस हो रहा था वैसा का वैसा ही फिनोटाइप वो प्रोड्यूस करेगा। 2 और केस क्या हो सकते हैं, वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए, मतलब कोई ऐसा एंजाइम बना दे जीन से आरएनए, आरएनए से उसमें इस तरीके के चेंजेज हो गए, उससे जो प्रोटीन बनेगी या जो एंजाइम बनेगा वो नॉन फंक्शनल है, कुछ काम ही नहीं करता, या फिर वो कोई एंजाइम ही ना बनाए। इन दोनों केस में वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और वो बेसिकली कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। ऐसे केस में वो रिसेसिव एलील कहलाएगा। मतलब रिसेसिव एलील वो मॉडिफाइड एलील होता है जो या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए या नो एंजाइम बनाए। अब ये अभी भी ये रिसेसिव क्यों है इसको मैं समझाता हूं। देखो, आपके पास 2 चीजें, एक ये मान लेते हैं अपन अनमॉडिफाइड एलील है और ये मॉडिफाइड एलील है, ठीक है। अनमॉडिफाइड एलील एक तरह का एंजाइम बनाता है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ काम करेगा। मॉडिफाइड एलील जो है वो कोई एंजाइम ही नहीं बनाता या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है, मतलब उसकी तरफ से कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो आउटपुट किसका आएगा, आउटपुट आएगा अनमॉडिफाइड एलील का, क्योंकि वो तो एंजाइम बना ही रहा है। तो जो
करेक्टर आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, अनमॉडिफाइड एलील, या जिसे अपन क्या कह सकते हैं, डोमिनेंट एलील कहेंगे। तो डोमिनेंट एलील क्या होता है, जो स्टार्टिंग से अनमॉडिफाइड एलील था वो डोमिनेंट एलील होता है, उसके बाद उसमें म्यूटेशन से जो एलील बनता है जो मॉडिफाइड एलील कहलाता है, और अगर वो मॉडिफाइड एलील कोई भी एंजाइम ना बनाए या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए तो वो कैसा हो जाएगा, रिसेसिव एलील हो जाएगा। इसे अपन और समझते हैं अच्छे से। देखो जैसे कैपिटल टी है, अब इसमें ये दोनों ही कैसे हैं, अनमॉडिफाइड एलील है, दोनों ही फंक्शनल एंजाइम बना रहे जिसकी वजह से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और ये प्रोडक्ट जो है वो फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा जिससे अपन प्लांट की हाइट जो होगी वो बढ़ेगी। ये जो प्रोडक्ट है मान लेते हैं ऑक्सिन हार्मोन है, जिसकी वजह से अच्छी खासी प्लांट की हाइट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, टॉल। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में, तो कैपिटल टी जो है अनमॉडिफाइड एलील है, यूएमए मतलब अनमॉडिफाइड एलील, और स्मॉल टी मॉडिफाइड एलील है। अब ये फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, और ये या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या नो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये तो सबस्ट्रेट में कोई चेंजेज ही नहीं लाएगा, और ये वाला सबस्ट्रेट को क्या करेगा, प्रोडक्ट में चेंज करेगा। अब प्रोडक्ट में चेंज करेगा तो इसका मतलब आउटपुट किसके हिसाब से आएगा, इसके हिसाब से, क्योंकि ये कुछ काम कर रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। और यही वजह है कि फिनोटाइप किसकी वजह से आता है, कैपिटल टी की वजह से आता है, और कैसा होता है, टॉल होता है। लेकिन जब दोनों ही मॉडिफाइड एलील हो, दोनों ही नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम प्रोड्यूस करे, और दोनों ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ना कन्वर्ट कर पाए, या मतलब वो ग्रोथ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर पाए, ऐसे केस में क्योंकि कैपिटल टी तो है नहीं, ऐसे केस में कुछ नए तरह का फिनोटाइप आ सकता है, और इस केस में वो क्या होगा, ड्राफ होगा। मतलब स्मॉल टी तभी एक्सप्रेस हो सकता है जब उसके साथ कैपिटल टी ना हो, क्योंकि कैपिटल टी होगा तो वो अपना काम करेगा और आउटपुट उसका आएगा। स्मॉल टी का आउटपुट आने के लिए दोनों स्मॉल टी होने चाहिए, इस केस में दोनों ही कुछ नहीं कर रहे और उनका पर्टिकुलर जो भी फिनोटाइप होगा वो आएगा। तो रिसेसिव एलील, फाइनली रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइड एलील। रिसेसिव ट्रेट तभी आता है जब वो एक मॉडिफाइड एलील हो, और उसमें भी तभी आता है जब वो नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम प्रोड्यूस करे। अगर वो फंक्शनल एंजाइम या नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करता है तो वो भी उसी तरह का फिनोटाइप क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से अपन समझ पा रहे हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव एलील क्या होता है। मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। डोमिनेंट एलील वो एलील होता है जो नेचर में स्टार्ट से होता है, और वो एक पर्टिकुलर काम करके एक्सप्रेस करता है, एक एंजाइम बनाता है जो नॉर्मल एंजाइम, फंक्शनल एंजाइम होता है, जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, उस प्रोडक्ट की वजह से कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप आएगा। जबकि मॉडिफाइड एलील जो होगा वो म्यूटेशन से बनता है, वो तीन तरह की चीजें प्रोड्यूस कर सकता है, या तो वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करे, ऐसे केस में वो अनमॉडिफाइड एलील की तरह ही फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा, या फिर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम प्रोड्यूस करे। अब ऐसे केस में वो मॉडिफाइड एलील क्या कहलाएगा, रिसेसिव एलील कहलाएगा। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझने से पहले एक बार वापस देखते हैं कि डोमिनेंस क्या था। तो जब अपन दो होमोजाइगस पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाते हैं और F1 जनरेशन दोनों में से किसी एक पेरेंट के ट्रेट से सिमिलरिटी शो करती है, इसका मतलब दूसरा ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो पाया, ऐसे केस को अपन क्या कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं। मतलब अपन F1 जनरेशन के बेसिस पे समझ रहे हैं। अगर F1 जनरेशन दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट से ही मैच करे तो इसे क्या कहेंगे, डोमिनेंस कहेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, व्हेन फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन इज नॉट रिसेंबल विथ आइदर ऑफ पेरेंट्स, वो दोनों पेरेंट्स में से किसी से मैच नहीं करती। ऐसे केस में फिनोटाइप जो होता है वो जनरली दोनों ट्रेट का इंटरमीडिएट होता है, मतलब उन दोनों के बीच का कोई होगा लेकिन दोनों के जैसा नहीं होगा, ना
पहले वाले पेरेंट के जैसा होगा ना दूसरे पेरेंट के जैसे होगा, ना मेल प्लांट के जैसा होगा ना फीमेल प्लांट के जैसा होगा, देन इट इज नॉन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तब इसे अपन क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर F1 जनरेशन दोनों में से किसी एक पेरेंट से मैच करती, सिर्फ एक पेरेंट से मैच करती, तो ये डोमिनेंस हुआ। अगर वो दोनों ही पेरेंट से मैच ना करे तब उसे अपन क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ऐसा क्यों हुआ और इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों कहते हैं उसे अपन समझते हैं। इसके देखो दो एग्जांपल है। एक है फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, और जिसे स्नैपड्रैगन प्लांट भी या एंटीरिनम स्पीसीज कहते हैं, ये अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है। और दूसरा है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जालापा 4 o'clock प्लांट, और ये मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि इसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कवर्ड किया था किसने? कार्ल कोरेंस ने। अब अपन जो ये फर्स्ट एग्जांपल है इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझते हैं। इस प्लांट में बेसिकली 3 तरह के फ्लावर लगते हैं, रेड, पिंक और व्हाइट। और इसमें जो पिंक कलर है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। कैसे समझते हैं? देखो ध्यान से सुनना। अपन एक क्रॉस करवाते हैं इस प्लांट में, इसमें रेड फ्लावर लेते हैं और व्हाइट फ्लावर लेते हैं और उसके बीच में क्या कराते हैं? क्रॉस करवाते हैं। मान लेते हैं कि रेड जो है वो डोमिनेंट है और व्हाइट जो है वो क्या है? रिसेसिव है। अब यहां कैपिटल आर है तो इससे गैमेट बनेगा कैपिटल आर, स्मॉल आर है उससे गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल आर। ये दोनों फ्यूज करेंगे और F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर साथ में। अगर डोमिनेंस के हिसाब से देखें तो ये F1 जनरेशन इन दोनों में से किसी एक पेरेंट के जैसी होनी चाहिए थी, या तो रेड या व्हाइट। अगर रेड होती तो अपन रेड को डोमिनेंट कह देते, अगर व्हाइट होती तो व्हाइट डोमिनेंट कहलाता। लेकिन ये जो जनरेशन F1 जनरेशन आई वो पिंक कलर के फ्लावर रखती है। इसका मतलब इसका फ्लावर कलर ना इस पेरेंट से मैच करता है ना इस पेरेंट से मैच करता है, और यही वजह ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब इसे इनकम्प्लीट क्यों बोला? एक्चुअल में रेड कलर व्हाइट कलर पे डोमिनेंट तो है, लेकिन वो व्हाइट कलर के कैरेक्टर को पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पा रहा, या फिर ऐसे कह पा रहे हैं कि वो इसके साथ अपने कैरेक्टर को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं हो रहा है कि कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ है तो वो इस तरीके से एक्सप्रेस हो पा रहा है कि फ्लावर कलर रेड ही हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। कलर तो आ रहा है, देखो व्हाइट का क्या मतलब है? उसमें कलर ही नहीं है, तो कलर तो आ रहा है लेकिन वो पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पा रहा। और कलर कैसा आ रहा है? पिंक। इसलिए कैपिटल आर स्मॉल आर पे इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। ठीक है, और अपन ने डेफिनेशन क्या लिखी थी? जब फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन दोनों ही पेरेंट से मैच नहीं करता। अब इसको अपन और आगे चलाते हैं। F1 जो प्लांट आया है उसमें अपन सेल्फिंग करवाते हैं, तो दोनों पेरेंट F1 जनरेशन के ही ले लिए, तो इससे गैमेट बना कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे भी बना कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर अपन क्या करते हैं? चेकर बोर्ड बना लेते हैं। अब चेकर बोर्ड में ये 2 गैमेट इधर रख दिए, ये 2 गैमेट इधर रख दिए, कैपिटल आर मिलकर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इसमें ये कैपिटल आर वाला रेड है, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला पिंक है, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला पिंक है, और स्मॉल आर वाला कैसा है? व्हाइट है। ये कैसा होगा? ये व्हाइट होगा। ठीक है, ये अपने हो गया व्हाइट हो गया। इसका मतलब अगर मैं यहां पर फिनोटाइप देखूं, फिनोटाइप क्या होता है? जो बाहर से देखने पे पता चलते हैं, तो एक रेड प्लांट है, 2 पिंक है और एक कैसा है? व्हाइट। एक रेड, 2 पिंक और एक व्हाइट, तो 1:2:1 फिनोटाइप आ रहा है। जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या होता है? 3:1 होता है, जबकि यहां क्या आ रहा है? 1:1 आ रहा है। और जीनोटाइप क्या है? एक कैपिटल आर है, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर है और एक स्मॉल आर है। इसका मतलब जीनोटाइप तो अभी भी 1:2:1 आ रहा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक रेशियो चेंज हो जाता है, 3:1 की जगह 1:2:1 होता है। और एक चीज कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो सेम हो जाते हैं, दोनों ही 1:1 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर कैपिटल आर नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं।
यहां पर फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग देखने को मिल रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि रेड और व्हाइट मिक्स होकर क्या बना रहे, पिंक बना रहे, लेकिन कोई जीनोटाइपिक ब्लेंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर स्मॉल आर साथ में आए तो उनका कुछ जो जीन है वो कुछ चेंज हो गया, नहीं, वो नेक्स्ट जनरेशन में देखो वापस अलग होकर कैपिटल आर आने पर रेड ही आया, स्मॉल आर आने पर व्हाइट ही आया। मतलब अभी भी एलिल्स जो है वो कोई ब्लेंड नहीं हुए, कोई जीनोटाइप ब्लेंड नहीं हुआ, तो सिर्फ फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग है, मतलब करेक्टर जो आ रहे हैं वो मिक्स हो रहे हैं। फिनोटाइपिक रेशियो चेंज होता है, 3:1 की जगह 1:1 आ रहा है। अब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आज ही के वीडियो में एक लास्ट जब मैं टॉपिक कराऊंगा तो एक और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल कराऊंगा, जो होगी कि पी प्लांट जो होता है उसमें जब सीड बनता है तो उसके अंदर स्टार्च के ग्रेन बनते हैं, उनकी साइज क्या है, लार्ज है, स्मॉल है, वो एक और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, लेकिन उसमें कुछ और भी समझाना है, उसे मैं अलग से इसी वीडियो के एंड में समझाऊंगा। तो पहले आप ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं कोडोमिनेंस। अब देखो कोडोमिनेंस क्या होता है, तो जब F1 जनरेशन दोनों ही पेरेंट से रिसेंबल करे तो इसे क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस कहेंगे। देखो वापस समझते हैं, अगर F1 जनरेशन दोनों में से किसी एक पेरेंट से मैच करे तो डोमिनेंस, दोनों से ही मैच ना करे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दोनों से ही मैच करे, दोनों से रिसेंबल करे तब उसे क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस। देखो कोडोमिनेंस का एग्जांपल समझते हैं कि जो आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर की जो काऊ या कैटल होती है और एक व्हाइट कलर की गाय होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराने से F1 जनरेशन जो बनती है ऐसी गाय बनती है जिसपे ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं, तो बीच बीच में वो व्हाइट भी है। तो ये F1 जनरेशन देखो दोनों से ही क्या कर रही है, मैच कर रही है, कुछ एरिया उसका ब्लैक है कुछ व्हाइट है तो दोनों से मैच कर रही है, ये एक कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। तो जब F1 जनरेशन दोनों पेरेंट से मैच करती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। व्हेन F1 जनरेशन रिसेंबल्स विद बोथ पेरेंट देन इट इज नोन एज कोडोमिनेंस। एनसीईआरटी में कोडोमिनेंस को एक्सप्लेन कर रखा है ईबीओ ब्लड ग्रुप से। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ये कोडोमिनेंस या ईबीओ ब्लड ग्रुप से कोडोमिनेंस समझाओ या ईबी ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस क्यों शो करती है, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस टॉपिक को बोर्ड के रेस्पेक्ट में बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो देखो एबीओ ब्लड ग्रुप अपन सब जानते हैं किसके बेसिस पर एबीओ ब्लड ग्रुप होते हैं, कि आरबीसी की सरफेस पे कुछ सरफेस एंटीजन होते हैं और वो सरफेस एंटीजन बेसिकली शुगर पॉलीमर होते हैं, और उनके बेसिस पर 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ और बी, ठीक है, ए बी और ओ 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो एबीए ब्लड ग्रुप भी किसी ना किसी जीन से कंट्रोल होगा और वो जीन होती है कैपिटल आई जीन, और इस कैपिटल आई जीन के 3 एलील होते हैं, 2 एलील नहीं होते। कितने एलील होते हैं, 3 तरह के एलील होते हैं, और स्मॉल आई, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, ठीक है, 3 तरह के एलील है। इसमें से स्मॉल आई एलील जो है वो रिसेसिव एलील है। अभी तक अपन ये समझ चुके हैं कि किसी को रिसेसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो जो है कोई तरीके का एंजाइम नहीं बनाएगी, और उस तरीके के एंजाइम की वजह से ये किसी भी तरह का कोई शुगर मॉलिक्यूल नहीं बनाएगी, और इस वजह से आरबीसी की सरफेस पे जो अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एक प्रोटीन बनती है, सिर्फ वो प्रोटीन ही होगी उसके सरफेस पे, उसके ऊपर कोई शुगर अटैच नहीं होगी, और इस तरह के एंटीजन को एच एंटीजन कहते हैं। ये आप नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो क्योंकि स्मॉल आई के होने पर इस वाले प्रोटीन के ऊपर कोई भी शुगर अटैच नहीं हुई, इसलिए एक रिसेसिव है। अगर कैपिटल आई एलील का देखें तो ये एक डोमिनेंट एलील है। डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस की वजह से ये जब एक्सप्रेस होती है तो एक शुगर का मॉलिक्यूल बना रही है, और वो शुगर का मॉलिक्यूल इस पहले से बनी हुई प्रोटीन के ऊपर जुड़कर इस पूरे को ए एंटीजन में कन्वर्ट कर देती है। ये क्या बनाती है, ए एंटीजन, जिसमें क्या होता है, जो पहले से प्रोटीन जो होता है उसके ऊपर एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन शुगर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। कैपिटल आई बी है, ये भी एक डोमिनेंट एलील है, क्योंकि ये भी एक ऐसा एंजाइम बनाती है जिससे भी शुगर मॉलिक्यूल बनता है, जिससे भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके एक शुगर का मॉलिक्यूल बनाता है, और ये शुगर का मॉलिक्यूल होता है गैलेक्टोज। अब उससे अलग शुगर का मॉलिक्यूल है, इसलिए अपन ने अलग एलील बोल दिया, ठीक है। और ये पूरा एंटीजन क्या कहलाएगा, बी एंटीजन कहलाएगा। देखो आरबीसी की सरफेस पे प्रोटीन मॉलिक्यूल तो होते ही हैं,
एंटीजन तो होते ही हैं। अब उस एंटीजन में बाद में चेंजेस आते हैं या नहीं आते? अगर नहीं आएंगे तो उसे एच एंटीजन कहेंगे। उसके ऊपर एन एसिटाइल गैलेक्टोसोमाइन वाली शुगर मॉलिक्यूल जुड़ जाएगी तो वो पूरा ए एंटीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके ऊपर गैलेक्टोज शुगर जुड़ जाएगी तो वो बी एंटीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 तरह के एलील है। स्मॉल आई एलील जो कोई शुगर मॉलिक्यूल नहीं बना रही, कैपिटल आई और कैपिटल आई बी एलील जो है वो शुगर मॉलिक्यूल बना रही है। ये ए एंटीजन बनाती है, ये बी एंटीजन बनाती है, और स्मॉल आई को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ए और बी एंटीजन नहीं बनाती। ठीक है। कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी बोथ एक्सप्रेस एंड प्रोड्यूस इट्स ओन टाइप ऑफ शुगर। दोनों अपनी अपनी तरह की शुगर बना रही है, लेकिन बना तो रही है, दोनों एक्सप्रेस हो रही है। यही वजह है कि ये दोनों कोडोमिनेंट एलील कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोडोमिनेंट एलील। बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ए एंड बी एंटीजन, ये ए और बी एंटीजन है या नहीं है उसके बेसिस पर 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, और ये अपन जानते हैं। अगर आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप। अगर दोनों ही तरह के एंटीजन प्रेजेंस है तो ए और बी ए बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और अगर उसकी सरफेस पे ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है तो उसे ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे। मैं यहां फिर क्लियर कर देता हूं, ये मैंने आपको 11th के वीडियो में भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होते हैं, लेकिन ए और बी एंटीजन नहीं होते। ठीक है, तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो गए। अब देखो एक और चीज समझते हैं कि यहां पर जो ये अपन ने देखा है कि कितने तरह के एलील थे, 3 तरह के एलील थे, तो टोटल कितने तरह के जीनोटाइप बनेंगे? तो देखो 6 तरह के जीनोटाइप बनेंगे और 4 तरह के फिनोटाइप बनेंगे। देखो टोटल कितने जीनोटाइप बनते हैं इसको एक फॉर्मूले से अपन फाइंड कर सकते हैं। इसको अभी मैं आगे लिखवा दूंगा मल्टीपल एलील के कंसेप्ट में। देखो फॉर्मूला होता है n+1/2, और या n की जगह नंबर ऑफ एलील पुट कर देंगे। तो देखो यहां पर अपने एलील कितने? 3 एलील है, तो या 3 पुट करेंगे। 3+1, 3+1 कितना होगा? 4 इंटू 3 कितना होगा? 12 करेंगे तो कितना जाएगा? 6। तो 6 टाइप के जीनोटाइप हो जाएंगे। ठीक है। फिनोटाइप फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि ये कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा को डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्या है। ठीक है, तो देखो 6 टाइप के जीनोटाइप होते हैं। कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, स्मॉल आई, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी, स्मॉल आई, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी। इसको अपन ऐसे आगे पीछे करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और स्मॉल आई, स्मॉल आई। 6 तरह के जीनोटाइप बन रहे हैं, लेकिन फिनोटाइप 4 ही है, ए बी, ए बी और ओ। इस वाले केस में देखो ए फिनोटाइप होगा, इस वाले केस में भी ए होगा क्योंकि स्मॉल आई तो रिसेसिव है। इस वाले केस में बी फिनोटाइप होगा, इस वाले में भी बी होगा क्योंकि स्मॉल आई तो क्या है? रिसेसिव है। इस वाले केस में कैपिटल आई और कैपिटल आई बी जब दोनों एलील साथ में होंगे तो ऐसे केस में आरबीसी के सरफेस पे दोनों ही तरह के शुगर पॉलीमर बन रहे हैं, और यही वजह है कि ये ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और ये किसको शो कर रहा है? कोडोमिनेंस को। तो एबीओ ब्लड ग्रुप पूरा कोडोमिनेंस को नहीं शो करता। एबी ब्लड ग्रुप जो है वो किसको एक्सप्लेन करता है? कोडोमिनेंस को एक्सप्लेन करता है। अगर अपन ये वाला केस लें ए और बी का, ये सेकंड और फोर्थ, तो ये तो डोमिनेंस है। देखो आई ए स्मॉल आई को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, आई बी स्मॉल आई को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। तो अगर अपन इस वाले ए और बी के हिसाब से एबीओ ब्लड ग्रुप को समझाए तो ये डोमिनेंस का एग्जांपल है, लेकिन एबी ब्लड ग्रुप के हिसाब से देखें तो ये कोडोमिनेंस है। और जब स्मॉल आई साथ में होंगे तो कौन सा होगा? ओ ब्लड ग्रुप होगा, ना ए एंटीजन बनेगा ना बी एंटीजन। तो इसके बाद अपन लिखेंगे कि एबी ब्लड ग्रुप शो कोडोमिनेंस as it has 2 allele IA and IB and both express and form sugar polymer on RBC surface. So RBC contain both A and B antigen. तो दोनों ही तरह का एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए AB ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस को शो करती है। इसको अपन एक एग्जांपल से भी समझते हैं। देखो मेल है A ब्लड ग्रुप का, फीमेल है B ब्लड ग्रुप की। मतलब मेल में आरबीसी के सरफेस पे A एंटीजन है और फीमेल में आरबीसी के सरफेस पे B एंटीजन है। इससे एक गैमेट बना IA, इससे भी एक तरह का गैमेट बना IB, और ये दोनों फ्यूज हुए IA IB बना। अब इस केस में आरबीसी के सरफेस पे IA की वजह से A एंटीजन आया, IB की वजह से B एंटीजन आया, तो दोनों ही एक्सप्रेस हो गए। और ये आरबीसी जो है इससे भी मैच कर रही है, इससे भी मैच कर रही है, क्योंकि इसके हिसाब से इस पे A एंटीजन है और इसके हिसाब से इस पे B एंटीजन है। और यही वजह है कि AB ब्लड ग्रुप जो है F1 जनरेशन जो है रिसेंबल करती है दोनों पेरेंट्स से।
और यही वजह है कि दोनों एलील एक्सप्रेस हो रहे हैं तो ए एंड बी आर कोडोमिनेंट और ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस को शो करता है। ठीक है, तो F1 जनरेशन जो है दोनों पेरेंट्स से रिसेंबल करे तो इसे अपन क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। एग्जाम में आपको ये एबीओ ब्लड ग्रुप से कोडोमिनेंस समझाना बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं मल्टीपल एलील के बारे में। नेक्स्ट आगे लेते हैं मल्टीपल एलील। तो देखो मल्टीपल एलील क्या होता है, अभी एबीओ ब्लड ग्रुप में ही अपन ने इसको ऑब्जर्व किया था। देखो जनरली एक जीन के लिए दो एलील होते हैं। अगर एक जीन के लिए दो से ज्यादा एलील हो या एक कैरेक्टर के लिए दो से ज्यादा एलील हो तो इसे कहते हैं मल्टीपल एलील होना। इफ मोर देन टू एलील आर प्रेजेंट फॉर अ जीन और अ कैरेक्टर देन इट इज नोन एज मल्टीपल एलील। जैसे कि अभी एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए अपन ने इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए दो एलील नहीं तीन एलील देखे थे, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, और यही वजह है कि ये किसको शो कर रहा है, मल्टीपल एलीलिज्म को शो कर रहा है। अगर एग्जाम में आपको मल्टीपल एलील एक्सप्रेस करने को आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसके बाद में जो एबीओ ब्लड ग्रुप का एक्सप्लेनेशन था वो कर सकते हैं, मतलब वो सब बता सकते हैं कि आई ए क्या करता है, आई बी क्या करता है, स्मॉल आई क्या करता है, कितने तरह के जीनोटाइप है, वो सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, only two alleles are found in diploid individual at a time, so to detect multiple allele we have to study a population। अब इस लाइन का क्या मतलब है, एनसीईआरटी में भी है ये लाइन। देखो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में तो सिर्फ दो ही एलील हो सकती है, ये बात तो सही है। तो अगर मुझे मल्टीपल एलील के बारे में पता करना है तो एक से ज्यादा पर्सन या उस पर्टिकुलर स्पीसीज के एक से ज्यादा मेंबर की स्टडी करनी पड़ेगी। इसको समझाता हूं। जैसे मान लो ये एक पॉपुलेशन है और मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन को देखा और इसका ब्लड ग्रुप के एलील्स देखे, तो मुझे पता चला कि वो आई ए स्मॉल आई टाइप के, तो ए ब्लड ग्रुप का था, आई ए स्मॉल आई हो सकता है, तो मैं तो कह दूंगा कि इसमें ब्लड ग्रुप के लिए दो एलील होते हैं, आई ए और स्मॉल आई, और ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव, बात खत्म हो गई। एक पर्सन को देखकर तो सिर्फ यही पता चलेगा, इसमें तो मल्टीपल एलील नहीं समझ में आएगा। लेकिन इसी पॉपुलेशन का अगर मैं कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म देखूं, मान लो मैंने ओ ब्लड ग्रुप लिया, अब उसमें स्मॉल आई आ रहा है, अभी भी मुझे लग रहा है कि यही दो तरह के एलील है, इसमें भी तो वही वाला एलील आया। जब मैंने पर्सन सी को देखा तो उसका ब्लड ग्रुप था बी ब्लड ग्रुप और इसके एलील होंगे आई बी और स्मॉल आई, तो मुझे अब पता चला कि चलो एक और एलील भी होता है, कौन सा, आई बी वाला भी। तो मल्टीपल एलील देखने के लिए मुझे एटलीस्ट दो ऑर्गेनिज्म तो स्टडी करने पड़ेंगे। तो एक पॉपुलेशन की स्टडी के बाद में मल्टीपल एलीलिज्म के बारे में क्या करता है, पता चलता है। ठीक है, जितने ज्यादा एलील होंगे उस केस में आपको पॉपुलेशन के उतने ज्यादा ही मेंबर स्टडी करके पता कर सकते हो कि हाँ भाई मल्टीपल एलीलिज्म होता है। तो मल्टीपल एलील का पता करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी काफी नहीं होती, एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के स्टडी करने पड़ते हैं। बेसिकली पॉपुलेशन की स्टडी से मल्टीपल एलीलिज्म के बारे में पता चलता है। एक चीज और याद रखना कि चाहे मल्टीपल एलीलिज्म में किसी कैरेक्टर के लिए दो से कितने भी ज्यादा, जैसे 3 एलील, 4 एलील, 5 एलील, 6 एलील, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में 2 एलील ही होंगे। गैमीट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ मल्टीपल एलील। एक चीज और याद रखें कि गैमीट में सिर्फ एक ही एलील होगा, ये हमेशा तय होता है। गैमीट ना होमोजाइगस होते हैं ना हेट्रोजाइगस होते हैं, गैमीट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलील होगा, चाहे वो मल्टीपल एलीलिज्म है चाहे नॉर्मल कंसेप्ट है, उसमें तो सिर्फ एक ही एलील आएगा। जैसे आई ए आई बी के गैमिट बनाएंगे तो एक गैमिट में आई ए एलील आएगा, एक में आई बी एलील आएगा। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल एलीलिज्म है तो इसमें एक से ज्यादा एलील आ जाएंगे गैमिट में, नहीं, गैमिट में सिर्फ एक ही तरह का एलील आएगा। और यही वजह है कि जब उनसे जाइगोट बनेगा तो एक इस गैमिट से एलील आएगा, एक इस गैमिट से एलील आएगा, और उस जाइगोट में या उस नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ 2 ही एलील होंगे। तो एक ऑर्गेनिज्म में तो 2 ही एलील होते हैं, उस पॉपुलेशन में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए 2 से ज्यादा एलील हो सकते हैं। नंबर ऑफ जीनोटाइप इन डिप्लॉयड पॉपुलेशन, अगर मल्टीपल एलीलिज्म है और अपन ये पता करना चाहे कि कितने तरह के जीनोटाइप आएंगे तो उसे अपन एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है n+1/2, जहां n है नंबर ऑफ एलील। जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में कितने नंबर ऑफ एलील है, 3 एलील है, तो यहां n की जगह कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 3+1 कितना होगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12/2 करेंगे तो 6। तो कितने तरह के जीनोटाइप आएंगे, 6 तरह के जीनोटाइप आएंगे, जो अभी अपन ने नोट भी किए थे। कौन कौन से थे, आई ए,
फिर आई ए के साथ में कौन सा था, स्मॉल आई, फिर आई बी, फिर आई बी के साथ में कौन सा था, स्मॉल आई, और फिर आई ए और आई बी और कौन सा था, स्मॉल आई। ये 6 जीनोटाइप हो जाएंगे। अगर 2 एलील होते तो जैसा कि जनरल केस में होता है तो यहां 2 पुट कर देते थे, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाता है 3, 2 से 2 कट हो जाएगा 3 तरह के जीनोटाइप आ जाएंगे। और 3 तरह के जीनोटाइप जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, देखो 3 टाइप के जीनोटाइप हो रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से मैं ये बता सकता हूं कितने तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं, बस एन की जगह कितने एलील है वो पुट कर दीजिए। एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में 6 जीनोटाइप आते हैं। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि कोट कलर इन रैबिट हैज 4 एलील। उसमें कोट कलर मतलब स्किन के कलर का पैटर्न जो है उसके लिए 4 एलील होते हैं। तो बताओ कितने तरह के जीनोटाइप आएंगे, एन की जगह 4 पुट करके मुझे बताना। देखो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में पीछे की तरफ दे रखे हैं और फिर अपन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक वो ग्रेन साइज वाला देखेंगे। A diploid organism is heterozygous for 4 loci. How many types of gamete are produced? गैमिट कितने बनेंगे, जीनोटाइप नहीं पूछ रहा, गैमिट। और गैमिट पता करने का फॉर्मूला क्या था, अपन ने क्या बताया था, 2 की पावर n। इस वाले से अपन पता करते थे, ठीक है। तो अपन को ये बताना है, ये कह रहा है कि एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है और वो कितने लोकस पे है, 4 लोकस पे। इसको समझाता हूं, देखो क्वेश्चन आपको ही बताना है। जैसे ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का होमोलोगस क्रोमोसोम है और 4 जगह पर बोले तो 4 लोकस पर ये हेट्रोजाइगस है, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पर जो करेक्टर है उसके लिए एक पर कैपिटल ए एलील है और एक पे स्मॉल ए, या कैपिटल बी या स्मॉल बी, या कैपिटल सी या स्मॉल सी, या कैपिटल डी या स्मॉल डी। तो मतलब 4 जगह ऐसी है जहां पर वो हेट्रोजाइगस हो गया, क्योंकि ये दोनों एलील सेम नहीं है। बोले तो ये कैसा हो गया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। अब बताओ कि कितने तरह के गैमेट बनेंगे। लास्ट वीडियो के एंड में मैंने ये सब समझाया था, तो आप मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट अपनी एनसीईआरटी बुक के पीछे एक क्वेश्चन दे रखा है कि यूजिंग पुनेट स्क्वायर वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइपिक फीचर इन द फर्स्ट फीलियल जनरेशन। बोले तो F1 जनरेशन बतानी है। आफ्टर क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस फीमेल, फीमेल जो है वो करेक्टर के लिए होमोजाइगस है और मेल कैसा है, हेट्रोजाइगस। तो अपन ने फीमेल लिया, देखो फीमेल को इस सिंबल से और मेल को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। फीमेल जो है उसको अपन ने होमोजाइगस लेना है, तो कैपिटल टी ले लिया, ठीक है। स्मॉल टी भी ले सकते थे आप। और जो मेल जो है वो हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके लिए अपन को पुनेट स्क्वायर बोर्ड बनाना है। तो देखो यहां से कितने तरह के गैमेट बनेंगे, एक ही तरह का गैमेट बनेगा। और यहां से कितने तरह के बनेंगे, 2, क्योंकि इसमें दोनों एलील सेम है तो एक ही तरह का गैमेट बना। इसमें दोनों एलील अलग है तो 2 तरह के गैमेट बने। तो यहां 2 तरह का, यहां 1 तरह का। तो पुनेट स्क्वायर कितने का बनाना पड़ेगा, 2 into 1, मतलब 2 सेक्शन बनने पड़ेंगे। ये देखो 2 सेक्शन कर दिए इसके चारों तरफ। यहां पर अपन ने इसके गैमेट लिख दिए, यहां पर अपन ने इसके गैमेट लिख दिए, फ्यूज करा है कैपिटल टी फ्यूज करके कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज करके कैपिटल टी स्मॉल टी। जब भी आप क्रॉस कराओ तो फिनोटाइप जीनोटाइपिक रेशियो भी लिख दो। तो ये अपना इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है जो ब्लड ग्रुप पे बेस्ड है, उसको अपन समझते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ, एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, एंड फादर हैज ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज ब्लड ग्रुप बी। फाइंड द जीनोटाइप ऑफ एफ एंड एम, मतलब फादर एंड मदर का अपन को जीनोटाइप बताना है और साथ में ये बताना है कि ऑफ स्प्रिंग में क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं। तो देखो फादर और मदर के जीनोटाइप बताने में एक प्रॉब्लम है कि वो कह रहा है कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है और ए अपन जानते हैं आई ए होने पर भी ए ब्लड ग्रुप होता है और स्मॉल आई होने पर भी ए ब्लड ग्रुप होता है। और मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है और बी ब्लड ग्रुप भी अपन जानते हैं इन दोनों में से किसी भी केस में होने पर होता है। तो यही प्रॉब्लम है कि यहां चूज कैसे करें कि दोनों में से कौन सा होगा। पर उसने एक हिंट दिया, उसने कहा कि उन ऑफ स्प्रिंग में से एक ऑफ स्प्रिंग कैसी है, ओ ब्लड ग्रुप की। और अपन जानते हैं ओ ब्लड ग्रुप कब आता है, जब उसमें क्या आएंगे, 2 स्मॉल आई आएंगे। अब 2 स्मॉल आई आने के लिए फादर के पास भी स्मॉल आई होना चाहिए
और मदर के पास भी क्या होना चाहिए, स्मॉल आई होना चाहिए, दोनों तरफ स्मॉल आई होना चाहिए। अब दोनों तरफ स्मॉल आई होगा तो मतलब फादर भी कौन से वाले जीनोटाइप का होगा, आई ए स्मॉल आई वाला, और मदर भी कौन से वाले जीनोटाइप की होगी, आई बी स्मॉल आई वाली। क्योंकि उन दोनों की ऑफस्प्रिंग ओ ब्लड ग्रुप की है, इसलिए फादर का जीनोटाइप अपन ने क्या डिसाइड किया है, आई ए स्मॉल आई, और मदर का है आई बी स्मॉल आई। क्योंकि अगर ये वाला और ये वाला केस लेते तब तो ये पॉसिबल ही नहीं था, उनमें स्मॉल आई एलील ही नहीं होता, तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कैसे करते। तो ये तो हो गया। अब ऑफ स्प्रिंग के जीनोटाइप पता करना तो बहुत आसान है, क्रॉस करवा देंगे। तो देखो फादर ए ब्लड ग्रुप का था और वो भी कौन सा, हेट्रोजाइगस है, पता चल चुका है अपन को। मदर बी ब्लड ग्रुप की हेट्रोजाइगस है, पता चल गया। इससे दो तरह के गैमेट बने, इससे भी दो तरह के गैमेट बने, अपन ने चेकर बोर्ड बना दिया। आई ए और आई बी मिलकर आई ए आई बी, आई बी और स्मॉल आई मिलकर आई बी स्मॉल आई स्मॉल आई और आई ए मिलकर कैपिटल आई ए स्मॉल आई, और ये दोनों मिलकर स्मॉल आई स्मॉल आई। ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप, ये बी ब्लड ग्रुप, ये ए ब्लड ग्रुप, ये ओ ब्लड ग्रुप। कितने तरह के जीनोटाइप आ रहे हैं, 4 तरह के जीनोटाइप आ रहे हैं। कितने तरह के फिनोटाइप आ रहे हैं, ए बी, बी, ए और ओ चारों आ रहे हैं। एक चीज, ये क्वेश्चन तो हो गया। एग्जाम में आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप है ए बी, मदर का ब्लड ग्रुप है ओ, बताओ कि नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों के ऑफ स्प्रिंग क्या होंगे। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। फादर जो है हेट्रोजाइगस ए है, मतलब इस तरह का ए है। मदर जो है होमोजाइगस बी है, मतलब इस तरह की बी है। तो बताओ कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप आएंगे। तो ये जीनोटाइप और इनसे क्या फिनोटाइप बनेंगे, वो फिनोटाइप। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि फादर जो है, ध्यान से सुनना, फादर जो है वो होमोजाइगस ए है और मदर जो है वो हेट्रोजाइगस बी है। बताओ नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या जीनोटाइप आएंगे। एक क्वेश्चन तो ये करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि फादर जो है ए बी ब्लड ग्रुप का है और मदर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप की है। बताओ नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप आएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। एक और चीज, इस पर्टिकुलर क्रॉस को आपको एग्जाम में एक और तरीके से पूछ सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं कि फादर और मदर के जीनोटाइप क्या होंगे कि बच्चों में चारों तरह के फिनोटाइप पॉसिबल हो। मतलब बच्चे में ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, किसी भी तरफ का ब्लड ग्रुप हो सके। इसके लिए पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या होने चाहिए। तो अपन देखो चारों लाने के लिए पेरेंट हेट्रोजाइगस ए और हेट्रोजाइगस बी वाले होने चाहिए, तभी चारों पॉसिबल है, नहीं तो चारों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन आज का लास्ट टॉपिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं, स्टार्च ग्रेन साइज इन पी प्लांट। देखो ये आपके एनसीईआरटी बुक में ही दे रखा है, जहां कोडोमिनेंस दे रखा है उसके नेक्स्ट पेज पे ये एक पैराग्राफ में दे रखा है, और इस पैराग्राफ में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, तो आप अच्छे से सुनना कि क्या है ये सब। तो वहां पर दे रखा है कि स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। मतलब पी प्लांट में जब सीड बनता है तो सीड के अंदर क्या होता है, स्टार्च। तो वो स्टार्च का जो सिंथेसिस होता है वो एक जीन से कंट्रोल होता है, जिसके 2 एलील होता है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब इन दोनों एलील में क्या फर्क है कि कैपिटल बी वाला होने पर जो सीड के अंदर स्टार्च बनते हैं उसमें ग्रेन साइज, स्टार्च की ग्रेन साइज जो है वो बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि स्टार्च सिंथेसिस इफेक्टिवली होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये सीड है और सीड के अंदर बड़े बड़े से स्टार्च के ग्रेन है। और जब स्मॉल बी वाला होता है तो उसमें स्टार्च के ग्रेन जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो स्मॉलर ग्रेन साइज होती है। स्टार्च सिंथेसिस विथ लेसर एफिशिएंसी, कम एफिशिएंसी के साथ स्टार्च सिंथेसिस होता है, तो छोटे छोटे से क्या होते हैं, वो स्टार्च के ग्रेन साइज होती है। तो अगर कैपिटल बी एलिल एक साथ आए और ये एक ऑर्गेनिज्म का क्या है, जीनोटाइप है, मतलब एक पी प्लांट का है, तो इसमें ये दोनों एलील क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, स्टार्च को इफेक्टिवली सिंथेसाइज करेंगे और उसकी वजह से उसमें स्टार्च के ग्रेन साइज जो है वो बड़ी बड़ी होगी। लेकिन ऐसा होने की वजह से ये जो सीड मैच्योरेशन के बाद में बनेगा ये राउंड हो जाएगा। कैसा होगा, राउंड, मतलब उसकी सरफेस एकदम स्मूथ सी होगी। और जो स्मॉल बी वाला था उसमें स्मॉलर स्टार्च ग्रेन बनेंगे, और इसकी वजह से जब सीड मैच्योर होगा तो उस समय वाटर लॉस ज्यादा होगा और उसकी वजह से उसके ऊपर रिंकल्स बन जाएंगे और ये रिंकल शेप का हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ
कि ये पर्टिकुलर जो जीन जो है वो एक करेक्टर को कंट्रोल नहीं कर रही, एक से ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल कर रही है। एक तो ये कंट्रोल कर रही है कि स्टार्च ग्रेन की साइज क्या होगी, लार्ज होगी या स्मॉल होगी। साथ में ये भी कंट्रोल कर रही है कि सीड का शेप कैसा होगा, राउंड होगा या रिंकल होगा। सो दिस सिंगल जीन कंट्रोल टू करेक्टर और अ सिंगल जीन प्रोड्यूस टू इफेक्ट। एक सीड का शेप कंट्रोल कर रही है और एक स्टार्च ग्रेन की साइज डिसाइड कर रही है। और ऐसी जीन को कहते हैं पैलियोट्रोपिक जीन या इसे कहेंगे पैलियोट्रोपी। इसको मैं वापस कराऊंगा एनसीईआरटी बुक में, कुछ आगे ये एक हेडिंग के साथ वापस एक्सप्लेन है, तो वहां पर मैं डेफिनेशन लिखाकर एग्जाम्पल वगैरह समझाऊंगा। लेकिन वहां पर मैं जब एग्जाम्पल्स लिखाऊंगा तो एक एग्जाम्पल ऐसे लिखाऊंगा, स्टार्च ग्रेन साइज इन पी प्लांट, तो आप समझ जाइएगा कि यही डिस्क्रिप्शन के बारे में। अब ये डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये स्टार्च ग्रेन इन पी साइज जो है वो जो है पी प्लांट में वो एक पैलियोट्रोपिक जीन है, ये तो हो गया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग है, उसको अपन समझते हैं। देखो अपन एक क्रॉस करा के देखते हैं। ये कैपिटल बी है जिसमें लार्ज ग्रेन साइज थी और इसकी वजह से ये कैसा था, राउंड सीड था। स्मॉल बी है, इसमें स्मॉलर ग्रेन साइज थी और इसकी वजह से ये कैसा था, रिंकल था। इससे एक वो क्या बना, गैमेट बना, एक तरह का गैमेट बना कैपिटल बी। इससे भी वन टाइप का गैमेट बना स्मॉल बी, ठीक है। इससे कैपिटल बी बना और इससे क्या बना, स्मॉल बी बना, ठीक है। अब ये दोनों फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद क्या बना, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से ये जो नेक्स्ट प्लांट है ये राउंड और रिंकल में कैसा होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, हैवी। और लार्ज ग्रेन साइज और स्मॉल ग्रेन साइज के हिसाब से ये कैसा होना चाहिए, लार्ज ग्रेन साइज का होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो ग्रेन साइज होती है वो इंटरमीडिएट ग्रेन साइज होती है। क्या होती है, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज। तो अगर F1 जनरेशन को मैं सीड के शेप के हिसाब से देखूं तो F1 जनरेशन दोनों में से किसी एक पेरेंट से मैच कर रही है। इसका मतलब सीड शेप के हिसाब से ये कैसा हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, डोमिनेंस को शो कर रहा है। राउंड और रिंकल के बीच में क्रॉस कराने पर राउंड आया। लेकिन अगर मैं ग्रेन साइज के हिसाब से देखूं तो यहां लार्ज ग्रेन साइज थी या स्मॉल ग्रेन साइज है या इंटरमीडिएट ग्रेन साइज है, तो F1 जनरेशन दोनों में से किसी पेरेंट से मैच नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो ये एग्जांपल आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी लिख सकते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू सीड शेप ये शो डोमिनेंस, और विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्च ग्रेन साइज ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। अब इसे अपन F1 सेल्फिंग करवाते हैं, तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, चार तरह के ये ऐसे बन जाएंगे। अब इसमें से कैपिटल बी जो है वो कैसे सीड शेप का होगा, राउंड। ये दोनों भी कैसे होंगे, राउंड। और ये कैसा होगा, रिंकल होगा। तो तीन तो कैसे हो गए, राउंड, और एक कैसा हो गया, रिंकल हो गया। लेकिन अगर ग्रेन साइज के हिसाब से देखें तो इसमें लार्ज ग्रेन साइज, इसमें इंटरमीडिएट और इसमें कैसी होगी, स्मॉल। तो अगर मैं फिनोटाइपिक रेशियो की बात करता हूं तो मैं कौन से फिनोटाइप की बात कर रहा हूं। अगर मैं स्टार्च ग्रेन फिनोटाइप की बात कर रहा हूं जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, तब तो फिनोटाइपिक रेशियो आ रहा है 1:1 जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फिनोटाइप से मैच कर रहा है। और अगर मैं सीड शेप के हिसाब से बात कर रहा हूं तो ये डोमिनेंस को शो कर रहा है, 3 राउंड है और 1 रिंकल है, नॉर्मल सा। जीनोटाइप दोनों ही केस में सेम है, 1:1। यहां पर एनसीईआरटी कंक्लूड करके एक बात लिखती है और वो बात को मैं एक सिंपल भाषा में लिखवाता हूं कि डोमिनेंस इज नॉट अ ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन। डोमिनेंस होना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होना, कोडोमिनेंस होना, ये किसी जीन का फीचर नहीं है। ये इट डिपेंड्स ऑन द फिनोटाइप और करेक्टर वी चूज टू एग्जामाइन। अपन किस फिनोटाइप या किस करेक्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा। मतलब क्या कैपिटल बी स्मॉल बी डोमिनेंस को शो कर रही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रही है, क्या कर रही है वो नहीं, अपन कौन से फिनोटाइप। अगर मैं सीड शेप ये फिनोटाइप लूं तो ये क्या शो कर रही है, डोमिनेंस को शो कर रही है। और अगर मैं स्टार्च ग्रेन साइज ये फिनोटाइप चूज करूं तो ये किसको शो कर रही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रही है। ठीक है, तो ये अपना जो था एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल था, अच्छे से नोट कीजिएगा। खत्म करने से पहले मैं एक चीज समझा देता हूं। जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो अपन ने बताया कि राउंड के लिए कैपिटल R एलिल होता है और रिसेसिव के लिए क्या होता है, मतलब रिंकल्ड जो होगा उसके लिए स्मॉल r एलिल होगा। ये वो ही क्रॉस है।
अगर अपन चाहे तो इस हिसाब से भी बना सकते हैं कि भाई कैपिटल आर जो है वो राउंड है, स्मॉल आर जो है वो रिंकल है, और कैपिटल आर जो है वो लार्ज ग्रेन साइज बनाती है और स्मॉल आर स्मॉल ग्रेन साइज बनाती है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कुछ बुक में देख सकते हैं, लेकिन यहां पर एक्सप्लेन करते समय उसने ग्रेन साइज से हिसाब से समझाना था तो उन्होंने नया सिंबल दे दिया, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये अपना था पी प्लांट का। तो पी प्लांट में मेंडल ने जो करेक्टर लिए थे 7 करेक्टर, उनमें तो कहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसने देखा नहीं, लेकिन अगर वो ग्रेन साइज देखता उसके हिसाब से देखता तो उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल जाता। तो एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है जो पैलियोट्रोपी में भी लिख सकते हैं, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी लिख सकते हैं, और साथ में अगर आपको ये कोटेशन दे और क्या एक्सप्लेन करो कि जो डोमिनेंस है या नहीं है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि कौन सा फिनोटाइप अपन चूज करते हैं, तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि भाई इस एग्जाम्पल में अगर अपन सीड से फिनोटाइप चूज करते हैं तो ये डोमिनेंस को शो कर रहा है, और अगर स्टार्च ग्रेन साइज फिनोटाइप चूज करते हैं तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर, बोले तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, और उसी के साथ में अपन टेस्ट क्रॉस को भी स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।